आइए इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं कि सिंधु सभ्यता आखिर थी क्या। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है और मैं एक प्रोफेसर हूँ। इस वीडियो में हम उसके काल, उद्भव, विस्तार, पतन, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के जो भी सिंधु सभ्यता में रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम काल परिचय से शुरू करते हैं। पहली बार चार्ल्स मेसन 1826 में इसका अवशेष देखते हुए 1826 में, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा नामक शहर है उसका टीला देखते हैं, लेकिन उसको वो पहचान नहीं पाते हैं। 1853 तक आते आते कनिंघम जो है वो रिपोर्ट देते हैं। 1853 में भी देता है, 1873 में भी देता है, लेकिन उस रिपोर्ट पे काम नहीं होता है। फिर 1912 में जेई फ्लीट रिपोर्ट देता है, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। जब जॉन मार्शल आए तब इस संबंध में थोड़ा ध्यान दिया गया। जॉन मार्शल क्या किए, सबसे पहले वो हड़प्पा का उत्खनन करवाए। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इसलिए दयाराम साहनी को हड़प्पा का उत्खनन करता कहा गया। 1922 में मोहनजोदाड़ो जो है उसका उत्खनन हुआ। रखाल दास बनर्जी उसका उत्खनन किए और इस तरह सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों की आगे क्रमिक रूप से खोज की गई, क्योंकि ब्रिटिश काल के पहले हमें सिर्फ मौर्य काल के संबंध तक ही जानकारी प्राप्त थी अच्छे से, उससे आगे की जानकारी हमें नहीं प्राप्त थी। ठीक है, ब्रिटिश आने के बाद ही इस संबंध में आगे खोज किया गया। सिंधु सभ्यता का उद्भव देखते हैं। इतिहासकारों के क्या विचार हैं सिंधु सभ्यता के संबंध में? इतिहासकारों में तीन विचार हैं। विचार ये है कि जो कहा गया सिंधु सभ्यता जो है वो उसका जो नगरीय स्वरूप देखा गया, बोला इतना अच्छे से जो नगर बनाया गया है, व्यवस्थित रूप से है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, एकदम अच्छे से घर व्यवस्थित रूप से हैं, एक समान घर हैं, पक्की ईंट का प्रयोग किया गया, वेस्टर्न टॉयलेट थे। तो बोला गया ये जो सभ्यता है ये विदेशियों द्वारा निर्मित है, भारतीय लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि वो कर सकते हैं। इसमें विचारक में समर्थक कौन कौन थे? ये थे क्रेमर थे, गार्डन चाइल्ड है आपका, मार्टिन वैन व्हीलर है। इसी तरह से एक विचार ये भी है कि जो ईरानी बलूची संस्कृति के लोग हैं वो वहां से अपनी सभ्यता से कुछ लोग क्या हुए कि आबादी ज्यादा होने के कारण वहां से यहाँ आ गए और यहाँ सिंध नदी के किनारे वो एक सभ्यता का निर्माण करते हैं जो आगे चल के सिंधु सभ्यता कहलाई। इनका कहना था कि जो मेसोपोटामियाई सभ्यता जो है, सुमेरियन सभ्यता, उससे निर्माण हुआ इस सभ्यता का। ठीक है, ये फेयर सर्विस रोमिला था पर इसके समर्थक है। लेकिन जो अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल, जगपति जोशी, रेमंड आलचीन, ब्रिजेट आलचीन, ये सब इनका कहना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो भारतीयों द्वारा निर्मित, मूल रूप से द्रविड़ लोगों द्वारा निर्मित है, जो कि बलूचिस्तान में और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये निर्मित किया गया है और भारत सरकार भी इसी को मानती है। अब नामांकन देखते हैं। नामांकन कैसे पड़ा? सबसे पहले जॉन मार्शल इसको सिंधु सभ्यता कहे, क्योंकि सिंध नदी के किनारे मिला था सबसे पहले, तो उस समय कह दिया गया। लेकिन 30 से 60 के दशक में क्या हुआ, बहुत सारे स्थल खोजे गए। अब इसके नाम को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया, क्या कि नाम क्या दिया जाए, क्योंकि चिनाब नदी के किनारे, रावी के किनारे स्थल मिल रहे हैं, सिंध नदी के किनारे तो हैं ही पहले से। इसके अलावा गोदावरी नदी, हिडन नदी है, मांडा नदी, तो मांडा मिला चिनाब के किनारे, तो बहुत सारे स्थल हैं जो अलग अलग नदियों के किनारे हैं, सिर्फ सिंध नदी के किनारे ही स्थल नहीं है। तो इस कारण से क्या हुआ कि जब विवाद उत्पन्न हुआ तो बोला गया कि क्या किया जाए। तब विद्वानों में एक मत्ता बनी और प्रथम जो उत्खनित स्थल था जो दयाराम साहनी खोजे थे, हड़प्पा, उसी के नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता में कांसा का प्रयोग किया गया, जो नगरीय क्रांति की जननी रही कांसा। इस कारण से इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांसा इसमें प्रयोग किया गया है। अनुमानित काल जो है यहाँ आपको दिया गया है, जिसमें सबसे प्रामाणिक जो भारत सरकार मानता है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका विस्तार देखते हैं हम लोग। जो सिंधु सभ्यता था उसका कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। पहले इसको 13 लाख था, लेकिन अब आधुनिक खोज हो चुका है और पता चला 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर क्षेत्र में। पश्चिम की जो सीमा थी इसकी वो सुतका गेंडोर थी, सुतका गेंडोर, जो कि दासक नदी के किनारे थी। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। सुतका गेंडोर दासक नदी के तट पे थी, जो बलूचिस्तान में पड़ती है। पूर्वी सीमा इसका आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, हिडन नदी जो है उसके तट पे। उत्तर की सीमा जो है वो कश्मीर के मांडा, जो कि चिनाब नदी का तट है, वहां पे पड़ता है। और दक्षिण की सीमा दायमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे पड़ता है। इसका क्षेत्र विस्तृत था, काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत था। ये समाज है,
जो समाज है सिंधु सभ्यता का वो अस्पष्ट है कि आखिर कैसा रहा, इसमें बहुत मतभेद है। लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं कि समाज आखिर कैसा रहा, तो समाज कहता है बहुवर्गीय समाज था। हमें दुर्ग मिले हैं, दुर्ग के ऊपर जो है सिपाही जो है वो रहने का उसका चबूतरा मिला है, जिससे पता चलता है क्षत्रिय वर्ग रहा होगा। स्नानगार मिला है, जिससे पता चलता है पुरोहित निवास मिला है, जिससे पुरोहित के निवास होने के वहां प्रमाण मिलते हैं, पूजा पाठ ये या जो भी हो। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य जो थी वो सिंधु सभ्यता की प्रधान थी। जैसे कृषि प्रधान समाज होता है, उसी तरह वो व्यापार वाणिज्य प्रधान समाज था ये सिंधु सभ्यता। तो व्यापार वाणिज्य के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं और निम्न वर्ग के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि निचला नगर बसाया गया है सिंधु सभ्यता में। जो ज्यादातर नगर हैं उसमें एक निचला नगर बसाया गया जो कि निम्न वर्ग के रहने के लिए था। श्रमिक निवास हम लोग को मिलता है हड़प्पा से 15 कमला का, जहाँ पे तांबा गलाने का काम किया जाता था। तो व्यवहारिक और स्थिति देखा जाए तो वर्ग विभाजन था, विभिन्न प्रकार के वर्ग रहते थे। वेशभूषा, लोग अलंकृत वस्त्र पहनते थे, दोनों स्त्री पुरुष अलंकरण करते थे, मतलब अच्छे से सज धज के रहते थे। और स्त्रियां जो हैं वो काजल लिपस्टिक आदि का प्रयोग करती थी, जो कि चूंदड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है। आभूषण महिला पुरुष दोनों पहनते थे। पुरुष जो है वो दाढ़ी को ट्रिम करके रखते थे, ये हमें प्रमाण मिला है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन के लिए खेल कूद है, आपका पशु कीड़ा, ये सब भी किया जाता था। समाधान जो थे वो 3 प्रकार के थे सिंधु समाज में। पूर्ण समाधान जो कि हड़प्पा से प्रमाण मिला है। पूर्ण मतलब उसमें क्या होता था कि दफनाया जाता था। तो जब दफनाया जाता था, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक परंपरा में होता है पूर्ण समाधान, वो हड़प्पा से प्रमाण मिलता है। आंशिक समाधान जिसमें खुले में रख दिया जाता है, जब पारसी समाज में होता है। खुले में रखने के बाद जीव जंतु उसको कुछ दिन खाते हैं उस सब को, और उसके बाकी बचे अंश को बाद में उसको टावर ऑफ पीस, जो पारसियों का कब्रिस्तान है टावर ऑफ पीस, वहां पे दफना दिया जाता है। तो इसलिए इसको अपूर्ण समाधान कहा गया है। और दाह संस्कार जो हिंदू धर्म में है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों से प्रमाण प्राप्त होता है। शहरीकरण, शहरीकरण आखिर सिंधु सभ्यता में शहरीकरण हुआ कैसे? इससे पहले क्यों नहीं हुआ शहरीकरण? इसके बाद लुप्त क्यों हो गया शहरीकरण? तो इसके बहुत सारे कारण थे। फिर बाद में 600 ईसा पूर्व के आसपास फिर से शहरीकरण देखने को मिलता है। बीच में क्या हो गया? उससे पहले क्यों नहीं हुआ शहरीकरण सिंधु सभ्यता से? खास करके प्रश्न ये है। तो पहले जो थे कुल्हाड़ी, जो पत्थर के फाल का यूज किया जाता, लकड़ी के फाल यूज किए जाते, तांबे की यूज किया जाते। लेकिन उससे क्या होता था कि खेती बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जमीन तो सख्त थी, बहुत ज्यादा कोड़ने पे वो टूट जाते थे। दिक्कत बहुत सारे यूज नहीं किया जा सकता था बहुत ज्यादा मात्रा में उसको, जंगल को काटा नहीं जा सकता था उससे बहुत ज्यादा। लेकिन जब तांबा और टिन को मिला के जब कांसा बनाया गया, तो कांसा जो थी वो काफी मजबूत धातु होती है कांसा। तब क्या हुआ कि कांसा जब आया, तब कांसा आने से क्या हुआ, कृषि का जो विस्तार हुआ, कृषि का विस्तार हुआ तो कृषि जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो अपने जब खाने के लिए पेट भर गया समाज में, तो वो सामान को बाहर जाके बेचा जाने लगा कि इस सामान के बदले वो दूसरा सामान ले आते। इससे वस्तु विनिमय का एक लेन देन स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे अस्थायी बाजार बनने लगे थोड़े थोड़े, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते और अपने सामान को अदला बदली करते। फिर अस्थायी बाजार जो है उसका निर्माण होने लगा। अस्थायी बाजार जब बने तो उसके आसपास लोग घर बनाने लगे। घर बनाने से एक नगर की संरचना विकसित हुई। धीरे धीरे वो नगर महानगर में तब्दील हुए और इस तरह प्रथम नगरीय क्रांति हो गई। सिंधु सभ्यता का जो अधिवास का स्वरूप था वो एक समान था। एक समान मतलब घर की बनावट एक समान थी आपका। सभी भवन क्या होते थे, वो पीछे की ओर ही खुलते थे, कोई भी आगे की ओर नहीं खुलता था। सड़कों की लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती थी आपका। भवन मानकीकृत थे, मतलब एक समानता थी, सड़कों में समानता थी, सब मकान में समानता थी। एक पैरामीटर पे बने होते थे मकान। सभी मकान को विशिष्ट योजना के द्वारा बसाया गया था पूरे शहर को। और इसके लिए जो उत्तरदायी था वो कांसा था। और अभी तक कुल 2000 से 2500 मकान हमें प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के। मकान में खिड़कियां नहीं होती थी, रोशनदानियां होती थी जिसको वेंटिलेटर कहते हैं, ताकि शोर शराबा से बचा जा सके। मकान 2 मंजिला 3 मंजिला बनाए जाते थे और एक समान होते थे आपका मकान। खास करके मकान जो है वो पक्की मिट्टी के बने होते थे, पक्का हुआ ईंट ही यूज किया जाता था।
ठीक है, मकान में अलग अलग कमरे बने होते थे, शौचालय आगे की ओर होता था ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर निकाला जा सके शौचालय का। जो शौचालय यूज होता था वो वेस्टर्न था, कमोड पर बैठ करके करने वाला शौचालय था, बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। हर घर में कुआं होता था और सार्वजनिक कुआं भी होता था जो कि सड़कों के किनारे होता था। अब हम देखते हैं जल प्रबंधन। जल प्रबंधन दो प्रकार के थे, एक सार्वजनिक पेयजल प्रबंधन था, एक निजी पेयजल प्रबंधन था। सार्वजनिक सड़कों के किनारे कुएं बने होते थे ताकि जो आने वाले शहर में लोग हैं उनको पानी पीने में सुविधा हो। ज्यादातर नगरों में सार्वजनिक पेयजल प्रबंधन ही था, सिर्फ महानगर जो थे वहां के घर जो होते थे उनके भवन के अंदर कुआं बना होता था। निजी पेयजल प्रबंधन था सिर्फ विकसित महानगरों में। एक बहिर्जल जल मल प्रबंधन भी था। हड़प्पा सभ्यता में पेयजल संबंधित जो निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के पेयजल थे, ठीक है, किंतु जहां पे निजी कुएं नहीं होते थे वहां सार्वजनिक कुआं से ही लोग अपने काम चलाते थे। नालियां जो थी वो एक निजी नालियां होती थी जो घर के अंदर से निकलती, बाहर में एक सार्वजनिक नाली में जाती, फिर वो बड़े सार्वजनिक नाले में जाते, फिर शहर के बाहर मेन हॉल में बहा दिए जाते थे। जहां से क्या होता है, जो अपशिष्ट है पूरे शहर से बह करके जाता बड़े नाली के द्वारा, वो शहर के बाहर क्या होता है, जो नरमुखे है जिसको मेन होल कहा जाता है, एक गड्ढा टाइप का बड़ा जैसा होता था जिसमें पूरा शहर का पानी ले जाके जमा कर दिया जाता था। वहां क्या होता था, पूरा नगर का अपशिष्ट जो है जाकर के जमा हो जाता था। बाद में जो खाद्य सामग्री होती थी, जो उससे क्या होता था, उस खाद्य सामग्री से जो अपशिष्ट के रूप में बहा के जमा दिया गया मेन होल में, उससे वो बनाते थे खाद, और वो खाद को यूज करते थे कृषि कार्य में और कृषि उत्पादन करते थे, उससे वेस्ट नहीं करते थे। सोचिए कितने विकसित रहे होंगे वो सिंधु सभ्यता के लोग। भवन और ईंट को देखते हैं हम लोग। जो भवन थे समान आकार के आकृति के भवन समूह हम लोग को पूरा मिलते हैं, मानकीकृत थे पूरे तरीके से। आंगन, शौचालय, कुआं, रसोई घर सभी था एक घर में। ढलवा दीवार होते थे, मतलब नीचे चौड़ा होता था और ऊपर पतला होता था ताकि नीचे मजबूती दिया जा सके दीवार को। भवन एक मंजिला, एक से ज्यादा फ्लोर के भी बनते थे, चौड़ाई होती थी। कमरे में दरवाजे, रोशनदान तो होते थे लेकिन खिड़कियां नहीं होती थी। अंदर कमोड पर बैठ के करने वाले शौचालय थे। ईंट की लंबाई समान थी, सभी ईंट जितने हड़प्पा, कितना आश्चर्य का बात है कि सब ईंट पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक जैसे मिले हैं, 4:2:1 के अनुपात में। सोचिए, भवन निर्माण तकनीक जो था, ईंट को इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से जोड़ा जाता था, मतलब एक ईंट को दूसरे ईंट से सटा करके फिर गारे के द्वारा भर करके उसको, गारा जो होता था मिट्टी का गारा होता था, जो पका ईंट का मिट्टी का गारा, पका ईंट को चूर लिया जाता था और उससे मिट्टी का गारा बनाया जाता था और उसको उससे दे करके जोड़ा जाता था ताकि वो उसमें मजबूती ज्यादा आ पाए। और जलरोधी बनाना हो तो उसके लिए चूना और जिप्सम का प्रयोग करते थे, जो आधुनिक सीमेंट में यूज होता है, चूना और जिप्सम। उस समय सिंधु सभ्यता के लोग उसको प्रयोग करते थे, और ताकि उसको क्या हो, पानी पार नहीं हो पाए। जैसे स्नानगार में, अन्नानगार में इसका प्रयोग किया जाता था। जो नाली होते थे सिंधु सभ्यता में, उन नालियों में प्रयोग किया जाता था ताकि वाटर प्रूफ रहे नाली। नाली ऊपर से ढके होते थे और वर्षा का जल नाली में गिरे इसलिए वो साइड से खुले भी होते थे। सड़क, सड़क जो है वो ग्रिड पद्धति पे थी, समकोण पे काटती थी एक दूसरे को, चकुट 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 थी, सबको समकोण पे कटता था नगर का। ठीक है, 3 प्रकार का सड़क होता था। एक गली होता था, गली वाला सड़क 1 से 1.5 मीटर चौड़ा होता था। उप सड़क होता था गली से निकलने के लिए, वो होता था 4 से 5 मीटर। और एक मुख्य सड़क था जो राजमार्ग था, जो 9.15 मीटर चौड़ा होता था। बीच में सड़क उठा हुआ होता था, सभी सड़क, और साइड की नाली में, ताकि क्या हो, वर्षा का जल या जो भी है वो जा करके, जो ढकी हुई नालियां हैं बीच बीच में जिसमें छेद है, वहां जाके उसका पानी चला जाए और वो बाहर निकाल दी जाए सड़क, शहर से। कितने विकसित लोग थे ये, उस समय नाली को ढक के रखते थे। सोचिए, सोचने वाली बात है। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन जो है वो भी हम लोग को पता नहीं है क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति जो हमें सिक्के मन के प्राप्त होता है उससे पता चलता है कि राजनीतिक संगठन जरूर रहा होगा, क्योंकि इतने सारे नगर एक जैसा फंक्शन करना, व्यापार वाणिज्य इनका चलना, वो संभव नहीं है बिना वाणिक वर्ग के। तो एक सभा भवन हम लोग को मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, जिसमें क्या है, सभा भवन में 20 स्तंभ पे वो टिका हुआ है, बेंच मिले हैं लगे हुए, तो इससे लगता है ये सभा भवन है। उसी तरह राज दरबार मिला है, लकड़ी का बेंच लगा हुआ है वहां पे। नगर सुसंगठित, सुनियोजित, अतिक्रमण रहित सड़क होती थी। व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छे से होता था, आक्रमण नहीं होता था बाहरी जल्दी से। और
बहुत ही अच्छे से, इतना बेहतरीन तरीका से प्रशासन बिना राजनीतिक जीवन के संभव ही नहीं है, किंतु इसके हम लोग लिपि नहीं पढ़ सके, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि क्या है स्थिति। अब गणतंत्र था, राजतंत्र था, ये तो अब लिपि पढ़ा जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतिहासकार कुछ हैं जो इसका मन में कुछ कहते हैं, जैसे कि हंटर हैं, वो जनतांत्रिक प्रशासन कहते हैं, मैके सामुदायिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, स्टुअर्ट पिगट बोलते हैं कि नहीं, पुरोहित का शासन रहा होगा, वहीं पे व्हीलर बोलते हैं कि पुरोहित नियंत्रित शासन था, जबकि रामशरण शर्मा कहते हैं कि नहीं, वाणिज्य वर्ग रहा होगा क्योंकि व्यापार वाणिज्य बहुत चरम पे था। आर्थिक जीवन हम लोग देखते हैं इनका, तो आर्थिक जीवन बहुयामी था, सभी होते थे, कृषि होते थे, पशुपालन था, शिल्प व्यवसाय होता था, व्यापार वाणिज्य होता ही था, कृषि था, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती थी। आपका इतने विकसित ये थे, इतने विकसित थे कि इनको पता था कि इस समय वर्षा पड़ेगा, उस समय खेती नहीं करना है, वर्षा और नदी का एक बार चला जाएगा पानी बह करके खेत से, फिर खेती करेंगे और खेत को हटा लेंगे वर्षा, दूसरा वर्षा आने से पहले। गेहूं, जौ, चावल रंगपुर से मिले हैं, धान की भुस्सी, चावल का दाना लोथल से मिलता है, खजूर, बेर, तरबूज, ये सब उगाते थे। पालक के हम लोग को पालक मिला है सूखा हुआ पूरा, दलहनी तिलहनी फसल उगाते, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी। सिंचाई व्यवस्था थी, बहुत ही उन्नत सिंचाई। भोगवा नदी पे, लोथल जो है वहां भोगवा नदी पे एक नहर निकाला गया था, बहुत ही शानदार तरीका से निकाला गया था, वो सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। हल के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी का खिलौना वाला हल मिला है बनावली से, जीते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं जो कि कालीबंगा से मिला है। संयुक्त कृषि, सरसों और चना दोनों उगाया गया है खेत में, संयुक्त कृषि का प्रमाण मिलता है। अब सोचिए, इतना समय पहले, आज से 5000 साल पहले संयुक्त कृषि होता था कालीबंगा से, वो भी उन्नत अवस्था में। उसी तरह पालतू पशु जैसे भैंस, बैल, बकरी, भेड़, इसके हड्डी मिलते हैं हम लोग को। शिकारी, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली के पैर के निशान चूहड़ों से प्राप्त हुए हैं। मृदभांड, मृदभांड जो है बर्तन के लाल रंग का मृदभांड बनता था इनका, ठीक है, लाल रंग के मृदभांड बनाते जिसपे काला रंग से चित्र बनाते, ये चित्रित, ठीक है, तो लाल रंग के चित्रित मृदभांड, काले रंग से चित्रित मृदभांड ये बनाते थे। मन का जो है सोना, चांदी, तांबा, पत्थर, सभी तरह के मन के प्राप्त हुए हैं। मन का निर्माण के लिए 2 फैक्ट्री भी था, लोथल और चुहंदड़ो में। बाघ के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। सोना का मनका जो है वो हड़प्पा से मिला है। 2 तरह के ये मनके बनाते थे, जो एक वर्गाकार, एक आयताकार। आयताकार जो मनका होता था उसमें सिर्फ लिपि लिखी होती थी, जबकि वर्गाकार जो मनका होता था उसमें लिपि और चित्र दोनों बना होता था। मनका किसको कहते हैं? जो सिक्का होता है उसी को मनका कहा जाता है, सिक्का को पहले मनका कहा जाता था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से जो मनका मिला है वो पशुपति का मिला है, मोहर मिला है, ठीक है। उस पे दाहिने तरफ क्या है? हाथी और बाघ है, और बाईं ओर गेंडा और भैंस है। हिरन का एक जोड़ा है जो उनके पैर के पास बैठा हुआ है, इसको स्टम्पसील कहा जाता है, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। इसको पशुपति की, भगवान शंकर से इसका किया गया है कि होगा, लेकिन जैन धर्म बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे पूर्वज रहे हैं, ऋषभ देव का है ये, ठीक है। तो इसमें विवाद है, लेकिन हाँ ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, ये ज्यादातर इतिहासकार इस संबंध में कहता है। वहीं पे भारवाहक पशु जो है, ऊंट, गधा, हाथी, बैल, इसके प्रमाण मिले हैं। धार्मिक पशु, कुवड़ वाला बैल बहुत पूजनीय था उन लोगों के लिए, कुवड़ वाला बैल। और एक सींग वाला एक जानवर था जो वो सब उन लोग के लिए भी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। वो क्या था वो पता नहीं है सिर्फ, ठीक है, उसके प्रमाण मिले हैं, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता है कि वो क्या था। अन्य पशु जो है, मोर, गेंदा, मगरमच्छ, तोता, कौआ, इस सब के प्रमाण हम लोग को यहाँ से मिलते हैं। शिल्प व्यवसाय में धातु कर्म जैसे थे, धातु का इन्हें ज्ञान था, क्योंकि तांबा और टिन से ही कांसा बना, तो इन्हें ये पता चलता है कि धातु का ज्ञान था, ठीक है। मूर्ति निर्माण इनको पता था, पत्थर की मूर्तियां ये बनाते थे, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर का था। रंगने के टैंक प्राप्त हुए हैं कि पत्थर को रंगा जाता था, ठीक है, रंगने के टैंक प्राप्त हुए हैं जहां पे आभूषण को रंगा जाता है या फिर जो वस्त्र होते उसको रंगा जाता था, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के कला का भी इनको ज्ञान था, लकड़ी की बैलगाड़ी मिली है, लकड़ी की नाव की लकड़ी मिली है लोथल और मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा से 3 ठो जो गांधी जी के 3 बंदर हैं वो लकड़ी के बने हुए मिले हैं। सोचिए उसी समय गांधी जी के 3 बंदर थे लकड़ी के बने हुए। मोहनजोदाड़ो से मोहर पर चित्र के रूप में तथा लोथल से मिट्टी के खिलौने के रूप में नाव के प्रमाण मिलते हैं।
बुनाई, सबसे पहले जो वस्त्र की बुनाई है, जो वस्त्र की रंगाई है, लोथल से प्रमाण मिलता है। और वस्त्र की बुनाई कहाँ होती थी? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो से एक चांदी का डिब्बा मिलता है, उस चांदी के डिब्बा में लाल रंग का कपड़ा है जो कि कपास का बना हुआ है और उसमें अस्तूरा लपटा हुआ है, ये हम लोग को मिला है। कपास, चूंकि पहली बार पूरे विश्व में सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही कपास के बारे में जानकारी दी और इससे सूत बनाने और सूत से वस्त्र बनाने, उसको रंगने, ये सभी का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता को लोगों को जाता है। तो सबसे पहले जो कपड़ा निर्माण का श्रेय है, सूत निर्माण का श्रेय है, सूत का कपड़ा बनाने का, वो सिंधु सभ्यता के पास ही है। व्यापार वाणिज्य होता था, आयात निर्यात के प्रमाण मिलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हम लोग के प्रमाण है। सुमेरियाई शासक है एक सारगोन, उसका एक मृनपट मिला है। मृनपट मतलब जैसे पांडुलिपि होता है उसी तरह से। उसमें वो कहता है कि जो मेलुहा है, क्योंकि सुमेरिया का सुमेरियाई जो मेसोपोटामिया वाला जो है उसको पढ़ा जा चुका है वो सब की लिपियों को, तो पता चल रहा है कि जो मेलुहा है जिसको सिंधु सभ्यता कहा गया, ठीक है, मेलुहा सिंधु, मेलुहा से काली लकड़ी मिली है। काली लकड़ी, अंजन जो काजल है, सलाई, काले मुंह वाले बंदर लंगूर जो मोर हैं हाथी दांत के समान आदि वो मंगवाता है। ये अपने मृनपट में कह रहा है। कौन कह रहा है? सागौन कह रहा है, सारगोन। तो ये सुमेरियाई शासक है। तो इससे पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो था वो हो रहा था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार काफी फला फूला था। सोना जो है वो हम लोग कहाँ से मंगाते थे? वो कोलार की खान से आता है। चांदी और टीन को अफगानिस्तान से मंगाया जाता है। तांबा खेतड़ी की खान राजस्थान से मंगाया जाता है। नीलम बदख्वाशा अफगानिस्तान से आता है और गोमेद फिरोजा जो है गुजरात और ईरान से आता है। वहीं सीप खंबात की खाड़ी से आता है। बाट माप का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 16 के गुणांक भार का यूज होता है। यह पत्थर का चट का बना होता, पत्थर का बना होता था और घनाकार पत्थर का होता था। ठीक है, 16 के गुणांक का होता था बाट माप, उसका यूज किया जाता था। धार्मिक जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी वो मात्र सत्तात्मक थी ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता से वो मातृ देवी की मूर्तियां ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि मातृ प्रधान समाज था। शिव पूजा के प्रमाण हम लोग को मिलते हैं यहाँ से शिवलिंग मिले हैं। इसी तरह से नाग पूजा का, योनि पूजा, जो शिवलिंग और योनि के प्रमाण मिले हैं, मतलब पता चलता है कि इससे शक्ति का पूजा होता था, मतलब माँ का पूजा होता था। ठीक है, उसी तरह से नाग पूजा के, लिंग पूजा, योनि पूजा है। सूर्य पूजा के प्रमाण, वृक्ष पूजा, सबसे पवित्र वृक्ष पीपल को माना गया, इन लोगों द्वारा पूजा के प्रमाण मिले हैं। जल की पवित्रता का तो महत्व था ही, पशु बलि के प्रमाण में मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, ताबीज मिले हैं जिससे जादू टोना के बारे में भी संकेत मिलता है। अग्नि कुंड मिला है लोथल और कालीबंगा से, ताकि जिससे हवन के साक्ष्य मिलते हैं कि हवन भी होता होगा। एक सिंगी पशु था इनके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। कुवड़वाड़ा सांड जो कि इनके लिए पूजनीय था, सबसे पूजनीय पशु माना गया इनके लिए। जीववाद, जानवर और प्रतीकों की पूजा को कहते हैं जीववाद। प्राकृतिक पूजा जो होता है, प्राकृतिक पूजा, ये प्रकृति के जो विभिन्न रूप में पूजा की जाती है उसको प्रकृति पूजा कहते हैं। अब हम सैंधव कला को देखते हैं कि सैंधवकालीन कला क्या थी। सैद्धांतिक रूप से यह अधिक व्यवहारिक थी। धातु मूर्ति कला पता था इनको, ठीक है। मुक्त जो लुप्त हो चुका है मोम प्रक्रिया, मधुच्छेष्ट विधि जिसको कहा जाता है, उनको इनका ज्ञान था। उस समय इस चीज का ज्ञान था। क्या होता था कि एक पहले क्या किया जाता था, एक मोम का जो है वो एक कोई भी आकृति के रूप में, मोम को एक आकृति के रूप में ढाल दिया जाता था। फिर उसको क्या किया जाता था, मिट्टी से उसको ढक दिया जाता था। ठीक है, मिट्टी से उसको क्या किया जाता था, उस मोम को ढक दिया जाता था और ऊपर और नीचे जगह खाली छोड़ दिया जाता था। ऊपर से पिघला हुआ जो भी पदार्थ उनको ढालना होता था उस आकृति में, जैसे सोना का हो, तांबा, कांसा, किसी का भी, वो ऊपर से पिघला के उस पदार्थ को डालते और जो मोम होती थी वो पिघल के नीचे बाहर आ जाती और वो जो पिघला हुआ पदार्थ है वो उसमें रह जाता और कुछ समय बाद जब उस मिट्टी को तोड़ा जाता तो वो उस आकृति का पदार्थ इनको प्राप्त हो जाता। इसके अलावा ये निम्न स्तर के पाषाण हथेली बनाते थे, पत्थर बनाते थे बहुत सारे। जो नटराज की मूर्ति है वो हमें प्राप्त होती है सिंधु सभ्यता से। सबसे पहले नटराज की मूर्ति हमें यहीं से मिलती है, जो कि एक डांस फॉर्म में है, जिससे डांस का शुरुआती चिन्ह मिलता है हमें सबसे पहले कि डांस हुआ करता था। सबसे पहले जो पता चला वो उसी समय से चलता है। मोहरें,
मोहरें जो है पदार्थ, अधिकांश मोहरें जो है वो सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। सेलखड़ी एक पत्थर होता है, उसका बना होता था। इसके अलावा कांचला मिट्टी जो होता है, गोमेद, ये सब आदि चीज की भी मोहर हम लोग को मिलता है। वर्गाकार मोहर, आयताकार मोहर, दो तरह की मोहर है। आयताकार मोहर जो होता था उसमें सिर्फ लिपि लिखा हुआ है, चित्र नहीं बना हुआ है, जबकि जो वर्गाकार मोहर है उसमें चित्र और लिपि दोनों है। लोथल मोहनजोदाड़ो से 3 ठो बेलनाकार मोहर मिला है जो मेसोपोटामिया के मोहर के समान है। ये जो मोहर होते थे, इनका सिंधु सभ्यता में जो मुख्य उपयोग किया जाता था वो क्या होता था, व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता था। जो आम सामान्य जीवन जो उपयोग होता था सामान्य जीवन में, वो वस्तु विनिमय प्रक्रिया अधिक प्रचलित थी और आगे भी वही ज्यादातर प्रचलित रही। लेकिन जो व्यापार वाणिज्य उसके लिए मोहर का यूज होता है। पशुपति की मोहर जो मोहनजोदाड़ो से मिलती है। त्रिमुखी देवता का पद्मासन अवस्था में बैठे हैं चित्रण है। चार और हाथी, बैल, गेंडा, भैंसा है और पैरों के पास 2 हिरन भी मिले हैं इनके। लिपि कैसी थी सिंधु सभ्यता की? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी, मतलब चित्र के फॉर्म में थी, ना कि कोई जैसे क ख ग घ उस तरह नहीं थी। वो चित्र के रूप में वो चित्र बनाते और उससे वो कुछ कहना चाहते, साइन देते, साइन, ठीक है। लगभग 400 से 500 साइन हम लोग को मिलते हैं, जो कि मूल रूप से 64 है, ठीक है। मूल चिन्ह 64 ही है, लेकिन 400 से 500 साइन है इनके। लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ज्यादातर जो अक्षर है वो अंग्रेजी का यू आकार का है और मछली के आकार के चित्र ज्यादा मिलते हैं। लिखने की जो विधि थी वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं थी। इसको बूस्टोफैलन गौमूत्रिका विधि कहा जाता है, क्योंकि जब गायें वो अपना जब मूत्र त्यागती हैं तो जमीन पे जो पैटर्न बनता है वो उसी तरह से बनता है, इसीलिए इसको गौमूत्रिका विधि कहा गया। सबसे आखिर में हम पतन को देख रहे हैं। पतन के संबंध में अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो अलग अलग अपने मत देते हैं, लेकिन जो सबसे सामान्य मत है वो प्राकृतिक कारण को माना गया है, ठीक है। विदेशी आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर, गार्डियन चाइल्ड, पिगट, ये सब जो है कहे कि विदेशी आक्रमण हुआ और उसके द्वारा खत्म हो गया, और उसके बाद क्योंकि वैदिक संस्कृति स्टार्ट हुई तो आर्यों का आक्रमण हुआ और उनके द्वारा खत्म किया गया। ये 1960 के दशक तक ये मत रहा, लेकिन फिर खोज जैसे जैसे बढ़ता गया इस संबंध में और भ्रमण जो धारणाएं थी वो हटती गई। प्रशासनिक शिथिलता का है कि प्रशासन जो है कोलैप्स कर गया, जॉन मार्शल। आर्थिक अराजकता आ गया, आधुनिक विचारक कह रहे हैं कि आर्थिक अराजकता आ गया इसलिए हो गया। प्राकृतिक कारण जो इसको सबसे सामान्य माना गया, बाढ़ बोले जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव, ये बोलते हैं कि बाढ़ आने के कारण हो गया। बीपीएससी जिसको मानता है, ठीक है, बीपीएससी इसको मानता है, ठीक है। सूखा, गुरदेव सिंह, यहाँ बीपीएससी जो है नीचे लिखा गया है सूखा के नीचे, लेकिन वो बाढ़ जो बीपीएससी है वो बाढ़ को मानता है। सूखा, गुरदीप सिंह सूखा कहता है। जलधारा में परिवर्तन हो गया, लैम्ब्रिक कह रहे हैं कि जलधारा बदल गया। इस कारण से क्या हुआ, ज्यादातर सिंधु सभ्यता के स्थल सूख गए और वो वहां से पलायन कर गए और सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। भूतात्विक कारण कहे आपका एस.आर. साहनी, डेल्स, ये सब। परिस्थिति की असंतुलन, फेयर सर्विस, महामारी, कैनेडी बोलते हैं कि महामारी के प्रमाण मिले मलेरिया और मेनिंजाइटिस ये सबके, तो इस कारण से टीबी और मलेरिया के प्रमाण जब मिलते हैं उसके कारण महामारी फैल गया और विनाश हो गया, कैनेडी का कहना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी जानकारीपूर्ण रही होगी। धन्यवाद।